आप सभी लोगों का बाबा विश्वनाथ की ऑफिशियल यूट्यूब क्लासेज पर हार्दिक स्वागत है। आप लोगों को आज डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में सामाजिक अध्ययन शिक्षण में हम वर्धन वंश के बारे में पढ़ाएंगे। इससे पहले हमने आप लोगों को जो पढ़ाया था वह था गुप्त काल। गुप्त काल के बाद काफ़ी दिनों तक जब गुप्त वंश की पतन हो गया, उसके पश्चात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, ध्यान दीजिएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास पुष्यभूत नामक शासक ने वर्धन या वर्धन वंश की स्थापना की थी। वर्धन वंश को पुष्यभूत वंश भी कहा जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको कि वर्धन वंश को हम पुष्यभूत भी कहते हैं। इसका स्थापना 6ठी शताब्दी के आसपास ही हुआ था। सामान्य डेट के बारे में जानकारी नहीं है। इस समय उसकी राजधानी थानेश्वर थी। जब इसकी स्थापना की गई तो इसकी राजधानी थानेश्वर थी। बाद में एक महान शासक, जो इस वंश का सबसे महान शासक हुआ था, ख्यात प्राप्त राजा, जिसको हम हर्षवर्धन के नाम से जानते हैं। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। ध्यान दीजिए, दूसरा नाम उसका शिलादित्य भी था और ये हर्षवर्धन की उपाधि थी। हर्षवर्धन नरेश प्रभाकर वर्धन का छोटा पुत्र था। नरेश प्रभाकर वर्धन अर्थात इनके पिता का नाम नरेश प्रभाकर वर्धन था और जिसका जन्म 590 ईस्वी में हुआ। 590 ईस्वी में हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ? 590 ईस्वी में हुआ। उसके बाद यह 600 ईस्वी में थानेश्वर की गद्दी पर आसीन हुआ। अर्थात मात्र 10 वर्ष की अल्पायु में ही यह थानेश्वर का शासक बना, थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। गुप्त वंश के पश्चात वर्धन वंश का एक महान शासक जो कि मात्र 10 वर्ष की आयु में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। और यह कहा जाता है कि हर्षवर्धन उत्तर भारत का अंतिम हिंदू शासक था जिसने अपना राज्य पूरे भारत में फैलाकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। हर्षवर्धन ने थानेश्वर और कन्नौज को एक करके अपनी राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज भी स्थानांतरण कर दिया था। अर्थात राजधानी का स्थानांतरण हुआ था थानेश्वर से कन्नौज, और यह तब हुआ था जब थानेश्वर और कन्नौज को एक किया गया था। उसके पश्चात राजधानी का स्थानांतरण किया गया था। चलिए हम देख लेते हैं कि हर्षवर्धन का विशाल साम्राज्य कैसे था, जो हमें हर्षवर्धन के विभिन्न लेखों के द्वारा, जिसमें सबसे ज़्यादा जो उस समय का वृत्तांत में यात्रा वृत्तांत मिलता है वह ह्वेनसांग का है। तो ह्वेनसांग ने जो दिया है उसके अनुसार हम देख लेते हैं कि शायद हर्षवर्धन का विशाल साम्राज्य इतना बड़ा था जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। कामरूप से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, ध्यान दीजिए, पूर्व में कामरूप असम स्थित एक प्राचीन राज्य था। कामरूप एक प्राचीन राज्य था असम में, वहां से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र गुजरात का एक क्षेत्र तक, तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक फैला हुआ था। अर्थात संपूर्ण उत्तर भारत पर हर्षवर्धन का शासन था। चलिए हम देख लेते हैं हर्ष की प्रमुख विजयें कौन कौन सी थी। हर्षवर्धन की प्रमुख विजय, इसको कुल मिलाकर के हमने 6 भागों में विभाजित कर दिया है अध्ययन की दृष्टि से। जो सबसे बड़ी विजय थी हर्षवर्धन की वह थी पंचनंद प्रदेश, जिसमें पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इसका वर्णन भी किया है। वल्लभी की विजय, हर्ष ने वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय पर आक्रमण करके उसे परास्त कर दिया। ध्रुवसेन द्वितीय ने भागकर भरोच की राजा दक्ष के यहाँ शरण ली और कुछ समय पश्चात हर्ष ने ध्रुवसेन द्वितीय से अपनी पुत्री का विवाह कर मित्रता कर ली और इस तरह से ध्रुवसेन उसका अधीनता स्वीकार कर लिया। गौड़ की विजय, हर्ष को शशांक के विरुद्ध कोई सफलता नहीं मिली, किंतु शशांक की मृत्यु के पश्चात हर्ष ने गौड़ प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया था। पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध, ह्वेनसांग के वर्णन से ज्ञात होता है कि हर्ष का चालुक्य वंश के शक्तिशाली सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संघर्ष हुआ, जिससे हर्ष को अपार क्षति पहुंची। हर्ष पराजित हुआ, उसे पीछे हटना पड़ा। नर्मदा नदी दोनों शासकों के राज्य की सीमा बन गई। सिंध की विजय, बाढ़ के हर्षचरित्र से ज्ञात होता है, जो कि उसका दरबारी था बाढ़, तो उससे ज्ञात होता है कि हर्ष ने सिंध के शासक को नतमस्तक किया, किंतु ह्वेनसांग के वर्णन से ज्ञात होता है कि सिंधु एक स्वतंत्र राज्य था। डॉक्टर मजूमदार का मत है कि
हर्ष को सिंधु के विरुद्ध कोई खास सफलता प्राप्त नहीं हुई होगी। या क्यों? क्योंकि शायद जो दरबारी कवि था हर्ष का, बाण, उसने हर्ष चरित्र लिखा तो उसने उसकी वर्णन में ऐसा लिख दिया होगा, लेकिन इसके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता है। उत्तरी भारत की अन्य विजय। हम उत्तरी भारत की अन्य विजयों के बारे में देखते हैं तो हर्षवर्धन ने अन्य राज्यों को भी जीता था, परंतु उनका विवरण उपलब्ध नहीं है। कुछ विद्वानों का विचार है कि हर्ष ने कश्मीर, सिंधु और नेपाल के राजाओं को भी परास्त किया तथा इन्होंने हर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु इस विचार की पुष्टि के लिए हमारे पास कोई ठोस एवं सुस्पष्ट प्रमाण नहीं है। अर्थात अन्य विजयों के बारे में जो हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, इस कारण से चूंकि ये 590-600 ईस्वी के बाद की सारी घटनाएं हैं और उस समय भारत में इतिहास लिखा नहीं जाता था इस तरह से, तो इस तरह का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। फिर भी हर्ष एक शक्तिशाली सम्राट सिद्ध हुआ अपने शासनकाल का। वह एक बहुत ही बड़ा सम्राट, बहुत ही विस्तृत राज्य का एक नायक सिद्ध हुआ। हर्ष चरित्र जिसका वर्णन बहुत ज़्यादा किया गया है और उसका मूल्यांकन भी हुआ है, इसके बारे में हम आप लोगों को अगली क्लास में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में देते रहिए। धन्यवाद।